बाद में पता चलता है कि 1650 गोलियों के राउंड चले थे कि न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप लगा दी जाती है कि 10 से 12 लाशों का ढेर एक एक जगह पे जमा हो चुका है। हिटलर तो यूं ही बदनाम है ज़माने में, जालिम और भी हैं, जैसे कि कर्नल रेजिनाल्ड डायर। जी हाँ, वो नाम जिसको कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक काला कानून पास किया था जिसको कहा जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया 1915। ये कानून पास हुआ था जिसके तहत पुलिस को अनगिनत पावर्स मिल गई थी। वो जब चाहें जिसको गिरफ्तार करें, जब चाहें किसी को भी उठा लें, कोई सुनवाई, कोई कानून, कोई पूछने वाला नहीं होगा, इवन एफआईआर तक नहीं काटी जाएगी। जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया तो अंग्रेज़ों ने कहा जंग के बाद हम इसको जो है वो तब्दील कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। और ना सिर्फ ये, उसके बाद विदाउट सर्च वारंट किसी के घर में घुस जाना, विदाउट ज्यूरी के इवन जो है वो जजमेंट सुना देना, और कई सारे पावर्स पुलिस को मिल चुके थे। इसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी सारे लीडर्स निकले, स्पेशली पंजाब से। कि माना ये जा रहा था कि ये काला कानून सिर्फ हिंदुस्तानियों की आवाज़ दबाने के लिए, इंडिपेंडेंस की आवाज़ दबाने के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहा। और 10 अप्रैल 1919 को जब हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में देखा कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, स्पेशली पंजाब में, तो उन्होंने 2 लीडर वहाँ के कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिए। तो गांधी ने सोचा कि मैं बॉम्बे से पंजाब चला जाता हूँ, मैं इसको जाके आगे देखूंगा। जब उन्होंने ये तय किया तो उन्होंने गांधी पे पंजाब में एंटर होने से पाबंदी लगा दी। और फिर भी जो है वो गांधी जो है पंजाब आने के लिए ठान ली थी और उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। जब ट्रेन दिल्ली पहुंचती है तो गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 दिन में 3 बड़े लीडर्स को गिरफ्तार करना अंग्रेज़ों को भारी पड़ गया। प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगे। ऐसे में इन्होंने बुलाया कर्नल रेजिनाल्ड डायर को। वो जलंधर से उसको अमृतसर बुलाया गया और सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए बोला गया। अमृतसर में भारी नफरी सोल्जर्स आर्मी जो है वो तैनात कर दी गई और कर्नल डायर ने जो है वो आदेश दे दिया कि मार्शल लॉ लगाया जाता है अमृतसर में आज के बाद, जिसमें ये होगा कि आप जो है वो पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते, आप जो है वो पीसफुली कहीं मिल नहीं सकते, और ना ही कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाबीज बैसाखी मनाने के लिए निकलते हैं और जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे कुछ लीडर्स इस काले कानून के खिलाफ बात करने वाले थे, प्लस में वो ये भी बात करने वाले थे कि लीडर्स को कैसे छुड़ाया जाए, और पीसफुली वो अपनी सारी बातें सुन रहे थे। इस बात की भनक पड़ जाती है कर्नल को कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ जमा हुए हैं। देखते ही देखते 15,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ जमा होते हैं। जलियांवाला बाग में उस टाइम सिर्फ एक नैरो एंट्री और एग्जिट थी, ऊंची ऊंची दीवारें और एक कुआं जो आने जाने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए था, और उसके इर्द गिर्द 15,000 लोग बैठे थे जो बैसाखी वाले दिन इकट्ठे हुए थे। कर्नल साहब को जैसे पता लगता है वो 90 लोगों को लेके जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़ते हैं, और इतने में ही वहाँ बैठे प्रोटेस्टर्स हिंदुस्तानी लोग जो सुकून से बैठे थे, उनको ऊपर से कुछ जहाज़ जाते हुए दिखते हैं, और ये जहाज़ कर्नल ने ही भेजे थे पता लगाने के लिए कि कितने लोग हैं, क्वांटिटी कितनी है उनकी, क्या सूरत हाल है वहाँ की। जब वो वहाँ पहुँचता है तो 40 सोल्जर्स बाहर और 50 उसके साथ अंदर जाते हैं, और एंट्री एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया जाता है। आधे सोल्जर्स बैठ जाते हैं, आधे खड़े रहते हैं और कर्नल के हुक्म का इंतज़ार करते हैं। सोल्जर्स को हुक्म होता है कि उनके ऊपर फायर किया जाए। ना कोई कर्नल वार्निंग देता है, ना ही जो है वो कोई इशारा करता है, और सीधी गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। नियते लोगों पे गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। जितनी देर में उन लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है, भगदड़ मच जाती है, और इस भगदड़ में 120 लोग कुएं में कूद पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बाद में पता चलता है कि वो दम घुटने की वजह से मारे जा चुके हैं। बाकी लोग दीवारें छलांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि वो छलांग नहीं पाते, और कर्नल हर बार गोलियों का रुख उस तरफ कर देते हैं जिस तरफ भीड़ ज़्यादा होती है। कहीं ज़्यादा लोग तो भगदड़ मचने की वजह से जो है वो कुचले जा चुके होते हैं।
और ये 10 मिनट तक फायर चलती रहती है। बाद में पता चलता है कि 1650 गोलियों के राउंड चले थे, 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 2000 से ज़्यादा लोग इतने ज़ख्मी थे कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और ये गोलियों का सिलसिला तब थमता है जब कर्नल देखता है कि हमारे पास असला और बारूद कम बचा है, और उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। अपनी आरामगाह पे 6:30 बजे के करीब पहुँचने के बाद वो हुक्म देता है कि अमृतसर की बिजली पानी काट दी जाए, और 10 बजे तक ये भी हुक्म जारी हो जाता है कि कोई भी इन लोगों मतलब जितने भी वहाँ पे ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज कोई नहीं करेगा। जो मर चुके होते हैं लोग, शहीद हो चुके होते हैं लोग, उनको कोई उठाने नहीं आएगा, उनकी डेड बॉडीज़ तक अपने प्यारों को नहीं मिलेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ पे जब गोलियाँ चल रही होती हैं और लोग मर रहे होते हैं तो एक के बाद एक लाशों का ढेर लग जाता है, और सुनने में ये आता है कि 10 से 12 लाशों का ढेर एक एक जगह पे जमा हो चुका है। और तो और इस जुल्म की खबर अमृतसर से बाहर ना जा पाए इसलिए न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप लगा दी जाती है और टेलीग्राफ को भी रोक लिया जाता है। लेकिन सच आखिर कहाँ छुपता है? सच सच होता है। ये खबर ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी फैलती है और अंग्रेज़ी सरकार पे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ता जाता है। काफ़ी सारे लीडर्स आंदोलन के लिए निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। काफ़ी सारे नौजवान हिंदुस्तानी जो है वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं आज़ादी की खातिर, और ये जोश का वलवला ऐसे ही चलता रहता है। इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं कि काफ़ी सारे लोग अपने तमके तक वापस कर देते हैं, इवन के गांधी भी, और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देते हैं। छोटे बड़े लोग काम पे जाना बंद कर देते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि 5 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है ताकि प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जाए। प्रेशर में आके ब्रिटिश सरकार आखिर कमीशन बनाती है। उसमें 7 से ज़्यादा इंडियंस भी होते हैं। टोटल 20 लोग होते हैं जो उस कमीशन को लीड कर रहे होते हैं, और उनका लीडर होता है लॉर्ड विलियम हंटर। इसलिए इस कमीशन को हंटर कमीशन भी कहा जाता है, जो 14 अक्टूबर 1919 को बनी थी। और इसमें कई हफ्तों तक विटनेस की जो है वो बात सुनी जाती है, गवाहों की जो है वो गवाही रिकॉर्ड की जाती है, और हुक्मनामा जारी होता है कि कर्नल डायर को यहाँ पेश किया जाए। और कर्नल डायर वहाँ भी हठधर्मी के साथ बिना किसी जो है वो शर्मसार के ये जताता है कि मैंने कानून के तहत कोई गलती नहीं की और ये सब लीगल था। बाद में उस कमीशन ने उनका काला चिट्ठा खोल दिया है और उसको इलीगल करार दे देते हैं, पावर का मिसयूज़ करार देते हैं, और उसको अपने ओहदे से हटा दिया जाता है। हालांकि इतने सारे हत्याकांड के बाद उनको और कोई मज़ीद सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन कोई सख्त सज़ा नहीं होती, सिर्फ उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। लेकिन कुदरत का कानून कुछ और ही कहता है। पूरे 8 साल के बाद कर्नल डायर ब्रेन हेमरेज होने की वजह से जो है वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन माना यह जाता है कि इस सारे कांड के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही था, और वो था लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर। ये थे गवर्नर ऑफ पंजाब, जो इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड कहलाए जाते हैं। काफ़ी किताबों में भी आया, न्यूज़पेपर भी छपे, इवन जो है काफ़ी सारे लीडर्स ने ब्रिटिश हुकूमत को ख़त तक लिखे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उनको प्रोटेक्ट करती रही, और ये अपना टेन्योर पूरा करके ब्रिटिश वापस चले जाते हैं। और इस जलियांवाले बाग के बाद काफ़ी सारे नए लीडर उभरे, जैसे कि भगत सिंह। उसकी तारीफ़ें क्या ही करें हम, आपने उनकी कहानियाँ किससे सुने ही होंगे। 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाले बाग की मिट्टी को हाथ लगा के कसम खाई थी कि मैं अंग्रेज़ों को खदेड़ के रहूँगा, आज़ादी दिला के रहूँगा। और उसी जोश से निकले थे सरदार उधम सिंह, जो काफ़ी सारी जो है वो आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 1934 में जाते हैं ब्रिटिश। किसी न किसी तरह ब्रिटिश पहुँचने के बाद वो मौके की तलाश में होते हैं कि किसी तरह उस मास्टरमाइंड को ढूंढा जाए और उसको ख़त्म किया जाए। आखिर 7 साल के बाद उनको मौका मिल जाता है। जी हाँ, माइकल ओ डायर जो है वो एक पब्लिक मीटिंग कर रहे होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के साथ उस ज़माने में, और वहाँ भी वो जलियांवाले बाग को जो है वो कानूनन सही ठहराते हैं,
ना कि जो है वो उस जुल्म की कोई दास्तां बयान करते हैं, ना ही उसको जो है वो गलत मानते हैं। इतने में उधम सिंह किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं और उनको गोलियों से बूंद डालते हैं और इसी तरह माइकल ओडायर 1940 में जो है मारा जाता है। उसके बाद सारे लीडर्स ने देश में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए, आज़ादी की जंग लड़ी और आखिर 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग में एक मोनूमेंट बना दिया जहाँ पे अभी भी वो है। और ये सब हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे कई नौजवान भगत सिंह जैसे, उधम सिंह जैसे और ऑफ कोर्स जलियांवाला बाग में मरने वाले शहीद होने वाले लोग भी हैं।